इधर कांग्रेस ने अय्यर के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने सफाई देते हुए कहा कि मणिशंकर अय्यर ने जो कहा वो उनका निजी विचार है, ना कि पार्टी का। मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का पक्ष नहीं है। हम पूरी तरह से उसको नकारते हैं और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तो यहां जनता हटाएगी। जो 125 करोड़ की आबादी में से जो वोटर थे, उन्होंने क्या सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी को जिताया। नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके जो वादे किए थे पूरी तरह से झूठे साबित हुए और बाद में कह दिया गया तो वो चुनावी जुमले हैं। हिंदुस्तान का जो चुनाव आएगा तो ये पूरी तरह से परास्त होंगे, ये पूरी तरह से तय है। हार जीत जनता के ऊपर निर्भर है, किसी और पे नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। पेरिस हमले के बाद अब एक बार फिर से फ्रांस ने आईएसआईएस के ठिकानों पर गोलीबारी की है। जी हां, आईएस के ठिकानों पर फ्रांस के हवाई हमले लगातार जारी हैं। जिस तरह से पेरिस में आत्मघाती हमला हुआ, आईएसआईएस ने हमला किया, उसके बाद आपको बता दें कि फ्रांस ने आईएसआईएस के ठिकानों पर गोलीबारी की है और सीरिया के रक्का में भयंकर गोलीबारी की गई है। आपको बता दें कि बगदादी ने कुछ दिन पहले ही रक्का को अपनी राजधानी घोषित की थी, यानी सीधे तौर पर रक्का जो है वो आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है और रक्का में फ्रांस ने गोलीबारी की है। आपको बता दें हवाई हमले लगातार फ्रांस की तरफ से जारी हैं। आईएसआईएस के ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, तो फ्रांस की कार्रवाई लगातार जारी है। आईएसआईएस का कमांड पोस्ट है रक्का और इस कमांड पोस्ट पर सीरिया तो आईएस के ठिकानों पर फ्रांस का हवाई हमला लगातार जारी है और रक्का कहा जा सकता है कि आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है और कुछ दिन पहले ही बगदादी ने इसे अपनी राजधानी भी घोषित की थी, यानी इनका केंद्र है। आईएसआईएस के केंद्र पर पेरिस ने हवाई हमला किया और लगातार गोलाबारी फ्रांस की तरफ से जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सीरिया के रक्का में फ्रांस ने किए हवाई हमले और इस हवाई हमले में सीधे तौर पर रक्का को ही निशाना बनाया गया है। आईएसआईएस का कमांड पोस्ट और ट्रेनिंग कैंप है रक्का, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से तबाही मचानी है। आईएस के ठिकानों पर पेरिस ने हवाई हमला किया है। आपको बता दें फ्रांस का हवाई हमला लगातार जारी है। सीरिया के रक्का को निशाना बनाया गया है जिसे गढ़ माना जाता है आईएसआईएस का। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि बगदादी ने इसे अपना गढ़ बताया था और यहीं पर आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से फ्रांस की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, आगे क्या कहेंगे, पूरी जानकारी इस मामले में? जो सीरिया है उसके ऊपर उसका जो भी आईएस के ठिकाने हैं उस पर उनका आक्रमण जारी रहेगा। और कल भी उन्होंने 100 बम गिराए थे अलग अलग जगह पर जहाँ पे उनके डिपो थे, तमाम वो जगह थी। और आज भी उन्होंने जो है उनके बेस कैंप को तबाह किया है। यानी साफ है कि अब फ्रांस की तरफ से एक युद्ध का ऐलान कर दिया गया है कि फ्रांस ने माना कि जो पेरिस हमला था वो युद्ध था हमारे खिलाफ और हम उसका जवाब देंगे तब तक जब तक कि हम उनको खत्म नहीं कर लेते हैं। लेकिन अभी भी जैसा कि पहले से ही आपको पता है कि G20 के देशों में अभी भी वो सामंजस्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होनी चाहिए थी। खासकर अमेरिका और रूस जो सबसे बड़े देश हैं वो इस मामले को लेकर अभी भी उनके अंदर विरोधाभास दिखाई दे रहा है। रूस जो कि वहाँ की सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है, अमेरिका अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या वो असद को मदद करे या फिर वो वहाँ के जो बागी विद्रोही है उनके साथ खड़ा रहे। क्योंकि सीरिया की जो जियोग्राफी और जो स्थिति है वो अलग तरीके की है। कई जगहों पर वहाँ विद्रोही हैं जो असद के खिलाफ है और आईएस अलग से लड़ाई लड़ रहा है। तो दो तरीके की लड़ाई वहाँ पे चल रही है और इसको अलग अलग देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब आप हवाई हमला करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि अगल बगल कौन है, वो जब तबाह होता है तो सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। तो ये खतरा रहेगा कि इसमें हो सकता है कि वहाँ की आम जनता को भी काफी नुकसान हो जो वहाँ के रहने वाली है।
क्योंकि हवाई हमले में जब आप बम गिराते हैं तो फिर उससे और अन्य लोगों को भी नुकसान होने का खतरा बरकरार रहता है। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से आपने अभी बताया कि विश्व की दो महाशक्ति अमेरिका और रूस अभी भी उनमें विरोधाभास जारी है, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि विश्व की दो महाशक्ति एक हो जाए और इस आईएसआईएस के खतरे से निपटे, इसका सफाया करे? जी देखिए, ये समय आ चुका है क्योंकि अब आतंकवाद से लगभग वो सभी देश प्रभावित हैं जो अपने आप को इस अब दुनिया में सबसे बड़े देश अपने आप को मानते हैं, चाहे वो ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, भारत की बात करें, ये सभी देश हैं और सभी देश इस बात को सहमत हैं कि आतंकवाद से सभी पीड़ित हैं। आतंकवाद को देखने का नजरिया जो है अभी तक जो अलग अलग रहा है, अब वो चीजें खत्म करने का वक्त आ चुका है और अब ये जरूरी है कि अब आतंकवाद को एक ही तरीके से देखा जाए जो आतंकवाद है। और ओबामा ने भी आज बहुत ही स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा है कि वो इस आतंकवाद के खात्मे के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। लेकिन जो बात ये आ रही है सामने कि वो क्या अपने सैनिक वहाँ उतारेंगे, उसकी संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि इसके पहले जो अमेरिकन पॉलिसी रही है लड़ाई की, वो उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई है। इसलिए वो हवाई हमले पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं बजाय कि वो जमीनी सैनिकों को लड़ाई में झोंकने के। और इसका नुकसान पहले भी अमेरिका उठा चुका है, इसलिए भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस तरीके का कोई एक्शन उसको लेना पड़े। लेकिन रूस जो है असद की मदद कर सकता है। रूस हवाई हमले के साथ साथ अपने सैनिक भी उतार सकता है सीरिया में अगर जरूरत पड़ी तो सब लोग पुतिन की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या इस मामले में फैसला लेते हैं और जिस तरीके का भी फैसला होगा आगे की जो लड़ाई है उस पर ही केंद्रित रहेगी। और मुझे लगता है कि फ्रांस जो है जी संजय जी, एक सवाल मेरा और है यहाँ पर। गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर एडवाइजरी आज जारी कर दी है और उसमें ये कहा गया है कि भारत को भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए, तो क्या अगला निशाना आईएसआईएस का भारत हो सकता है? देखिए, भारत में भी आईएस के कई लोग थे जो पकड़े गए हैं, खासतौर पे वो जो अभी भर्ती के लिए गए थे, जो सीरिया और इराक में लड़ने के लिए जाना चाहते थे। एक स्लीपिंग सेल भी यहाँ पर देखा गया है। तो अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो कहीं न कहीं चिंता होना जरूरी है और सरकार ये चाहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उन सेल्स को पहचाना जाए, उनको खत्म किया जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि जो यहाँ नेटवर्क है आईएस का, वो कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से खड़ा हो रहा है और उसके कह सकते हैं कि समर्थन में भी यहाँ की पहले के जो इंडियन मुजाहिदीन है, जो तमाम तरीके के जो संगठन काम करते थे पहले, वो भी है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा सा चिंता गंभीर है भारत के लिए। लेकिन अगर भारत सरकार अभी से उस पर ध्यान देती है तो मुझे लगता है कि इससे हम लोग आसानी से निपट सकते हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फ्रांस ने सीधे तौर पर आईएसआईएस के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है और इसी मसले पर गृह मंत्रालय ने भारत को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मैं समझता हूं कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो आवश्यक स्टेप्स हम लोग लेंगे। मैं समझता हूं कि उसको बहुत पब्लिक करने की या उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं मानता हूं कि विश्व के बहुत सारे देशों को एक दूसरे से इस मामले में कोऑपरेट करने की जरूरत है और कोऑपरेट करेंगे लोग। चलिए बढ़ते आगे। पेरिस हमले पर दिए आजम खान के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जमकर बरसे हैं। जी हां, आजम खान के बयान का निंदनीय बताते हुए साक्षी महाराज ने ये कहा कि लगता है आजम खान आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ गए हैं और ये अलकायदा की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि साक्षी महाराज का ये बयान आजम खान के उस बयान के बाद आया है जिसमें आजम खान ने पेरिस हमले को एक्शन का रिएक्शन बताया था। गौरतलब है कि पेरिस पर हुए हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है। बीजेपी नेता ने आजम को कहा कि वो आतंकवाद को जस्टिफाई ना करे। आजम खान कहते हैं कि ये
एक्शन और रिएक्शन का मामला है, जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, तो ये बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। और देखिए, खुद फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी इस वक्तव्य पे दुख जताया है। आजम खान को न केवल माफी मांगनी चाहिए, मगर समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो आजम खान जी को कैबिनेट से बाहर निकाले, क्योंकि आजम खान कोई साधारण राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक मंत्री भी हैं, वो कैबिनेट में हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में। ऐसे में जब उनके द्वारा ऐसा तथ्य रखा जाता है जिसमें आतंकवाद की गतिविधि को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, ये बहुत ही गलत संदेश पूरे विश्व में हिंदुस्तान की तरफ से जाता है। बढ़ते आगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए हमले को आजम खान अंजाम देने के बाद आईएस ने अब यूरोप और अमेरिका के शहरों में हमले की धमकी दे दी है। आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट के समर्थकों की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में ये कहा गया है कि सीरिया में हवाई हमले करने वाले देश सावधान हो जाएं, उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा कि फ्रांस के साथ किया गया है। धमकी में यह भी कहा गया है कि पेरिस में हुए हमले के बाद अगला निशाना ब्रिटेन हो सकता है। साथ ही वॉशिंगटन डीसी को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने भी फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया में हवाई हमले करके आईएस के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया था। इस धमकी के बाद से ही लंदन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक वीडियो की सत्यता के बारे में पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है कि ये वीडियो कितना सही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार आईएस को करीब 40 से अधिक देशों का वित्तीय मदद प्राप्त है और इसमें से कुछ G20 के देश भी शामिल हैं। आंतलिया में पुतिन ने ये कहा कि उन्होंने G20 देश के प्रमुखों को इस बात की जानकारी भी दी है। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी बताया कि उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसियों को वो रिपोर्ट भी दी है जिसमें G20 के कुछ देशों के समेत 40 अन्य देश आईएस को वित्तीय मदद करने के सबूत देते हैं। बढ़ते आगे, ब्रिटेन और तुर्की की 5 दिवसीय यात्रा पूरी कर पीएम मोदी सोमवार रात स्वदेश वापस लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने आतंकवाद, द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग के साथ साथ सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। टर्की में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा में पीएम मोदी ने ये कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती भी है और इस बुराई के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। मोदी ने इस दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लिया। ब्रिक्स की बैठक में उन्होंने आतंकवादियों के वित्त, पोषण, आपूर्ति और संचार के स्रोतों को खत्म करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने तुर्की से पहले ब्रिटेन गए थे, जहां पर उन्होंने पीएम डेविड कैमरन से द्विपक्षीय वार्ता भी की। तो रुकते हैं एक बार छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए आप सुदर्शन न्यूज के साथ। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। हिमालय की गोद से गंगा की शुरुआत से संपूर्ण शुद्ध, प्राकृतिक, पवित्र, आयुर्वेदिक, सात्विक गंगा जल पीने, पूजने एवं उपचार के लिए उपयुक्त। डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संपर्क करें।
सुदर्शन न्यूज एयरटेल डिजिटल टीवी के चैनल नंबर 266 पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर छिड़े विवाद के बीच में ब्रिटेन की सरकारी विभाग का स्पष्टीकरण सामने आ गया है। जी हां, ब्रिटिश सरकारी विभाग कंपनीज हाउस ने ये कहा है कि राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक दिखाया जाना महज टाइपिंग की गलती हो सकती है। कंपनीज हाउस के मुताबिक आपको बता दें कि एक प्रतिनिधि की एक प्रेस टीम ने सोमवार को ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि ये गलती जानकारी सबमिट करने वाले की तरफ से की गई हो। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि हम जांच करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं और हस्ताक्षर सही है या नहीं। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम कंपनी की जानकारियों की पुष्टि करें कि वो सही है या फिर गलत है। गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दस्तावेज पेश कर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया था। और इसी मसले पर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर जेडीयू असमर्थ है। केसी त्यागी ने ये कहा है कि कांग्रेस इस सवाल का जवाब जरूर देगा। डॉक्टर स्वामी से मेरी असहमति है, लेकिन वो विद्वान व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी सक्षम है उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन ऐसे अनावश्यक विषयों को ना उठाए तो बेहतर है। और वहीं कांग्रेस ने सुब्रमण्यम स्वामी के तथ्यों को झूठा बताते हुए ये कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय है। जो सूचना हमको उपलब्ध है उसके हिसाब से राहुल जी ने कोशिश की थी एक कंपनी बनाने की। उसमें बाकायदा हिंदुस्तानी नागरिक उसमें लिखा है, और बाद में कोई वहां के रिकॉर्ड में क्या लिख देता तो वो हमारी जिम्मेवारी है क्या? वो पूरी तरह से फर्जी है, बेबुनियाद है, और ऐसी गलत बातों पर कोई आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की आज तीसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर शिवसेना के नेताओं समेत कई दिग्गजों ने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। लगभग 46 साल के जीवन में बाला साहेब ने ना तो कोई चुनाव लड़ा और ना ही कोई राजनीतिक पद स्वीकार किया। वहीं बाला साहेब के भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट भी शुरू किया था। इतना ही नहीं, बाला साहेब ने महाराष्ट्र में गुजरातियों, मारवाड़ियों और दक्षिण भारतीयों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। बढ़ते आगे, दिल्ली के नगर निगम अस्पतालों की नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं, जिससे अस्पतालों में भर्ती लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हड़ताल कर रही नर्सों की मांग है कि कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्तियां और लंबित पदोन्नति को मंजूरी दी जाए। दिल्ली नर्स संघ की अध्यक्ष सुषमा कुमारी ने ये कहा कि हमने नगर निगम के सामने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिन अस्पताल की नर्सें हड़ताल पर गई हैं, उनमें बड़ा हिंदी राव अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल और राजन बाबू टीवी अस्पताल खास तौर से शामिल हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसपी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। वहीं उनकी पत्नी की रहस्यमय हालत में अपनी फ्लैट से चौथी मंजिल से छलांग भी लगा दी। आपको बता दें कि उनकी हालत लगातार गंभीर बताई जा रही है और इस घटना के पीछे के कारणों का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार एसपी अमित सिंह की लाश सोमवार रात को नोएडा के सेक्टर 100 में मिली है। पुलिस ने एसपी अमित सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं पुलिस इस जांच में भी जुटी हुई है कि आखिर किन परिस्थितियों ने एसपी ने खुद को गोली मारी।
और अब खबर सीधे दक्षिण भारत से। जी हां, दक्षिण भारत में हफ्ते भर से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश से अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि आज फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर ये कहा है कि अगले 2 दिनों तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक में इसी तरह से तेज बारिश होती रहेगी, जिसके चलते एनडीआरएफ की 11 टीमें और सेना के 4 हेलीकॉप्टरों को तमिलनाडु में तैनात कर दिया गया है। और वहीं भारी बारिश की वजह से बुधवार तक होने वाली यूनिवर्सिटीज की सारी परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। एनडीआरएफ के डीजी ने ये बताया कि एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ताम्रम जो जगह है जहां पे एक लेक ओवरफ्लो किया है, उसमें काफी फ्लडिंग की सिचुएशन बनी हुई है। वहीं पर हम सारी टीम्स को कंसंट्रेट कर रहे हैं और वहीं हम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस शुरू कर रहे हैं। सो हमें उम्मीद है कि आज दिन भर में हमारी स्थिति में काफी सुधार होगा। 1400 से ज्यादा लोग हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया है और उनको सेफ और सुरक्षित जगहों पे लाए हैं। अभी तो हमारी टीम्स जो है गुंटूर और तमिलनाडु से गई है और वो बाई रोड गई हैं। कुछ जगहों पे रोड खराब है या रोड वॉश आउट हो गया है, उन दिक्कतों का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मुस्तैदी से पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से काम कर रहे हैं। बढ़ते आगे, तेल और गैस की कमी से जूझ रहे नेपाल को चीन ने एलपीजी गैस सप्लाई करने की पेशकश कर दी है। जी हां, दरअसल नेपाल भारत सीमा पर मधेशी आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे नेपाल में ईंधन का संकट खड़ा हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि चीन में नेपाल के राजदूत डॉक्टर महेश ने ये कहा है कि चीन एलपीजी गैस बेलेट सीधे काठमांडू पहुंचाने के लिए तैयार है। सीमा पर एक साझा कस्टम पोस्ट बनाने के लिए भी राजी हो गई है। एलपीजी के एक बेलेट में 1250 सिलेंडर आते हैं और नेपाल में एक महीने में 15 लाख गैस सिलेंडरों की खपत होती है। इस बीच चीन ने नेपाल को 13 लाख लीटर तेल देने का वादा भी किया था, जिसमें से 90% तेल नेपाल भेजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग काफी पहले ही जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के से नकार चुके हैं और सईद के मुताबिक राज्य के लोगों ने एक नया रास्ता चुना है और वो भारत का हिस्सा है। इंडिया कॉन्क्लेव के दौरान दिन कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत विषय पर संबोधित करते हुए सईद ने ये कहा कि कश्मीर शांति के साथ साथ रहना चाहता है और कुछ उपद्रवी तत्व यहां की शांति को भंग करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कश्मीरी पंडित के पुनर्वास को लेकर भी प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
इंडियन वैल्यूज। क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। हिमालय की गोद से गंगा की शुरुआत से संपूर्ण शुद्ध प्राकृतिक पवित्र आयुर्वेदिक सात्विक गंगा जल पीने, पूजने एवं उपचार के लिए उपयुक्त। डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संपर्क करें। अब सुदर्शन न्यूज एयरटेल डिजिटल टीवी के चैनल नंबर 266 पर उपलब्ध है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। इस नए संदेश के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो भी दूर दूर से भक्त आए हैं, जिन्होंने कुछ कहा वो तो कह लिया, और जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा अपनी सीटों पर बैठे रहे, उनके भी मन की आवाज उन शक्तियों तक उसी तरह पहुंचती है जैसे कोई बोल रहा होता है। क्योंकि वो शक्तियां हैं वो एक समान सब पर कृपा कर रही होती हैं। सिर्फ जरूरत किस चीज की होती है? भावना की। जो सच्चे मन के साथ उनको याद भी करता है, चाहे कहीं भी हो, तो वहीं वो कृपा बरसने लगती है। कभी कभी ऐसा जरूर होता है, भटकन होती है, दुविधा होती है, तो कृपा में कमी जरूर आती है। और जब उन पर अटूट विश्वास होता है, मन पक्का होता है, तो कभी भी किसी भी हालात में वो शक्तियां अपने भक्त को नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शक्तियां इन सब चीजों से बहुत ऊपर होती हैं और सच्चाई पर होती हैं। वो रहती ही वहां है जहां सच्चाई है। थोड़ी देर के लिए गुमराह कर सकते हो, लेकिन उन शक्तियों का पार कोई नहीं पा सकता, और ना ही कभी वो सच्चे भक्त जो है वो शक्तियां हाथ देके रख लेती हैं, कभी गुमराह भी नहीं होने देती। हाँ, जिनमें विश्वास पक्का नहीं होता है, दुविधा होती है, तो हवा के झोंके के साथ वो जरूर बह जाते हैं और फिर कृपा के पात्र नहीं रहते।
तो जो सिर्फ यहां की बात नहीं, आपके